आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय संविधान और शासन की जटिल दुनिया में। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी विस्तृत हैं। संविधान कैसे बना, इसकी प्रस्तावना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, अदालतें, मतलब पूरी व्यवस्था। जी हाँ। तो हमारा मकसद यही है कि इस सारी जानकारी से सबसे जरूरी बातें निकालें ताकि भारत की शासन व्यवस्था की एक साफ तस्वीर बन सके। बिल्कुल, और ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये उस सोच को समझने की कोशिश है जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव डाली। ये कहानी है ना? हाँ, कहानी कि कैसे इतने अलग अलग तरह के लोगों ने, इतने विविध देश ने खुद को एक संविधान के धागे में पिरोया। सही कहा। तो ये कहानी, ये शुरू कहाँ से होती है? मतलब आज़ादी से पहले से इसकी बात चल रही थी? हाँ, बिल्कुल। 1930s के दशक में ही ये विचार आने लगा था। M.N. रॉय ने पहली बार कहा कि भाई एक संविधान सभा होनी चाहिए। अच्छा। फिर 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से माने नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो टालते रहे, फिर अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। उसमें मान तो लिया सिद्धांत रूप में, पर बात बनी नहीं। क्रिप्स मिशन भी आया, वो भी फेल हो गया। फिर आया 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, ये एक निर्णायक मोड़ था। कैबिनेट मिशन प्लान, इसने क्या किया? इसी प्लान ने संविधान सभा बनाने का एक व्यावहारिक तरीका बताया। कैसे सदस्य चुने जाएंगे? अच्छा, चुनाव कैसे हुआ? सीधी जनता ने चुना? नहीं, सीधे नहीं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव था। मतलब जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, उनके सदस्यों ने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। ओके। और एक खास वोटिंग सिस्टम था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जो रियासतें थीं, उनके प्रतिनिधि राजाओं ने मनोनीत करके भेजे। कोशिश ये थी कि हर इलाके, हर समुदाय को जगह मिले। तो ये सभा बन गई और फिर काम शुरू हुआ। जी, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। पहले अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन बाद ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। और डॉक्टर अंबेडकर, उनका रोल कब आया? बहुत महत्वपूर्ण रोल। वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये समिति बनी अगस्त 1947 में। हाँ, ये सबसे जरूरी समिति मानी जाती है। बिल्कुल। इसमें 7 सदस्य थे और इसका काम था संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान इसमें असाधारण था, इसीलिए उन्हें संविधान का जनक या निर्माता कहा जाता है। इस पूरे काम में समय कितना लगा? इसमें लगे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। बाप रे। हाँ, और एक दिलचस्प बात बताती हूँ। ये जो संविधान सभा थी ना जी, ये सिर्फ संविधान नहीं बना रही थी, ये उस समय देश के लिए आम कानून भी बना रही थी। मतलब एक तरह से आजाद भारत की पहली संसद भी यही थी। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, और नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था दिसंबर 46 में, जो संविधान का दर्शन बना और बाद में प्रस्तावना का आधार भी वही बना। और फिर वो दिन आया जब संविधान तैयार हो गया और उसे अपनाया गया। हाँ, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। संविधान दिवस? जी, संविधान दिवस। पर इसे पूरी तरह लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस? क्यों? मतलब 2 महीने बाद क्यों? हाँ, वो इसलिए क्योंकि 26 जनवरी की तारीख का एक ऐतिहासिक महत्व था। 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का फैसला किया था, तो उस याद को ताज़ा रखने के लिए ये दिन चुना गया। समझ गया। वाकई एक दस्तावेज के पीछे कितनी कहानी, कितनी मेहनत छिपी है। बिल्कुल। अब जरा बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। इसे संविधान की आत्मा या दर्पण भी कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। प्रस्तावना एक तरह से पूरे संविधान का निचोड़ है, उसका दर्शन है। और ये शुरू होती है हम भारत के लोग से। मतलब शक्ति का स्रोत जनता है? एकदम सही। ये बताता है कि संविधान हमने खुद को दिया है, और ये बताता है कि भारत कैसा देश होगा। संप्रभु, अपने फैसले खुद लेने वाला, समाजवादी, सामाजिक आर्थिक बराबरी की कोशिश, पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं, सबको बराबर सम्मान, लोकतांत्रिक गणराज्य, जनता का राज, और देश का मुखिया चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं। बिल्कुल। और ये कुछ लक्ष्य भी तय करती है। हाँ, वो बड़े शब्द, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। हाँ, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता।
और बंधुता मतलब भाईचारा, जिससे व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता, अखंडता बनी रहे। इस पर एक सवाल भी उठा था शायद कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है कानूनी तौर पर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल था। शुरू में 1960 के बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। लेकिन फिर 1973 में वो जो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस हुआ, हाँ, सुना है उसके बारे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पिछला फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इतना ही नहीं, ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा मतलब वो बुनियादी सिद्धांत जिन्हें संसद संशोधन करके भी नहीं बदल सकती। तो अब ये तय है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की नींव है। ठीक है। और संविधान में वो अनुसूचियां भी होती हैं, शेड्यूल्स, उनका क्या काम है? हाँ, अनुसूचियां वो एक तरह से अपेंडिक्स जैसी हैं। जो लंबी लिस्ट या डिटेल जानकारी होती है ना, उसे मुख्य संविधान से अलग इनमें रख दिया जाता है, ताकि मुख्य टेक्स्ट साफ सुथरा रहे। बिल्कुल। शुरू में 8 थीं, अब 12 हो गई हैं। इनमें कुछ खास हैं जो हमें जाननी चाहिए? हाँ, कई हैं। जैसे पहली अनुसूची है, उसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं। ओके। 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब कौन किस विषय पर कानून बनाएगा। अच्छा। अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से जुड़ी है और 11वीं और 12वीं वो पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित हैं, जो बाद में जोड़ी गई। तो प्रस्तावना ने दर्शन दिया, बिल्कुल सही, और अनुसूचियों ने उसे व्यवस्थित किया, बिल्कुल सही। तब आते हैं संविधान के पहले 2 भागों पर, भाग आई और IV, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता। जी, भाग आई का पहला ही अनुच्छेद कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ संघ शब्द पर जोर क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि भारत राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, जैसा अमेरिका में हुआ था, और इसलिए किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत एक अविनाशी संघ है, भले ही राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं। अच्छा, मतलब संसद राज्यों की सीमाएं या नाम बदल सकती है? हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये शक्ति है। वो नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकती है, सीमाएं बदल सकती हैं, नाम बदल सकती है। इसके लिए क्या प्रक्रिया है? राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होती है और उस राज्य की विधानसभा की राय भी ली जाती है, लेकिन वो राय मानना संसद के लिए जरूरी नहीं है। और क्या इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है? नहीं, यही दिलचस्प बात है। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का प्रवेश और 3 राज्यों का पुनर्गठन के तहत किए गए बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब ये काम संसद साधारण बहुमत से ही कर सकती है। अच्छा, तभी आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो पाया। बिल्कुल। और नागरिकता के बारे में भाग 2? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को, तब भारत का नागरिक कौन कौन था। और उसके बाद के लिए? उसके लिए अनुच्छेद 11 ने संसद को शक्ति दे दी कि वो नागरिकता हासिल करने और खत्म होने के बारे में कानून बनाए। और संसद ने कानून बनाया? हाँ, 1955 में नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जो आज भी लागू है, हालांकि उसमें कई बार संशोधन हुए हैं। ये बताता है कि नागरिकता कैसे मिल सकती है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, या कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होने पर। और खत्म कैसे हो सकती है? 3 तरीके हैं: खुद छोड़ देना, सरकार द्वारा बर्खास्त किया जाना अगर दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो, या सरकार द्वारा वंचित किया जाना, जैसे धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो। और हाँ, भारत में एकल नागरिकता है। आप सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के अलग से नहीं। ठीक है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये हमारे लोकतंत्र की जान है। अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वो अधिकार हैं जो नागरिकों को, और कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हो या ना हो, राज्य की मनमानी के खिलाफ एक सुरक्षा देते हैं। मतलब सरकार भी इन अधिकारों को छीन नहीं सकती? सामान्य परिस्थितियों में नहीं। अनुच्छेद 13 तो ये भी कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद बनाए या पहले से चला आ रहा हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो उस हद तक शून्य यानी अवैध माना जाएगा। यही है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति
जुडिशियल रिव्यू। जी हाँ, इसी से अदालतों को ये शक्ति मिलती है कि वो कानूनों की संवैधानिकता जांच सकें। तो कौन कौन से मुख्य अधिकार हैं इसमें? सबसे पहले शायद समानता का अधिकार आता है। हाँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। और 15? अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों पर जाने से किसी को इन आधारों पर नहीं रोका जा सकता। सरकारी नौकरियों में? उसके लिए है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। हालांकि इसी में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान भी है ताकि समानता वास्तव में स्थापित हो सके। और छुआछूत? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, मतलब राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मानों के अलावा कोई उपाधि जैसे राजा, महाराजा, राय बहादुर नहीं देगा। ठीक है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 सबसे अहम है। इसमें नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन सी? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता। लेकिन ये असीमित तो नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन पर युक्त निर्बंधन यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर। और इसी समूह में अनुच्छेद 21 भी है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत व्यापक की है। इसमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है। अच्छा, जैसे निष्ठा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जिसे पुट्टुस्वामी केस में मौलिक अधिकार माना गया। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, यहाँ तक कि सोने का अधिकार भी इसी में आता है। और शिक्षा का अधिकार? वो भी। अनुच्छेद 21A जो 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। कमाल है। अनुच्छेद 20 और 22 भी है शायद? हाँ, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। मतलब एक ही अपराध के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, वगैरह। और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, वकील से सलाह लेने का अधिकार, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का अधिकार। बहुत जरूरी सुरक्षा उपाय हैं ये। इनके अलावा और कौन से अधिकार हैं? फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। इसमें मानव तस्करी, बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खतरनाक कामों में लगाने पर रोक है। धर्म की स्वतंत्रता भी है? हाँ, अनुच्छेद 25 से 28 तक। ये हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को नुकसान ना हो। धार्मिक संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पर टैक्स देने से छूट है और सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ खास है? जी, अनुच्छेद 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों भाषा या धर्म के आधार पर को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देते हैं और अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देते हैं। ये सारे अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सरकार या कोई और इनका उल्लंघन करे तो? यहीं पर आता है सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। बिल्कुल, क्योंकि ये अधिकार ही बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत बनाता है। इसके तहत अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट्स जारी कर सकता है। ये विशेष अदालती आदेश होते हैं। रिट
जैसे जैसे 5 तरह की मुख्य रिट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबिस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है तो उसे अदालत के सामने पेश करने का आदेश। परमादेश, मैंडेमस, किसी सरकारी अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य करने का आदेश। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण, सर्चुरारी, निचली अदालत से केस को ऊपर मंगाना या उसके फैसले को रद्द करना। और अधिकार पृच्छा, को वारंटो, किसी व्यक्ति से पूछना कि वो किस अधिकार से कोई सार्वजनिक पद धारण कर रहा है। अच्छा, और हाईकोर्ट्स भी रिट जारी कर सकते हैं? हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत। बल्कि हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा व्यापक है, क्योंकि वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच है। निश्चित रूप से। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो राज्य को निर्देश देती हैं कि उसे क्या करना चाहिए। वो शायद भाग 4 में है, नीति निदेशक तत्व। हाँ बिल्कुल, भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, अनुच्छेद 36 से 51 तक। ये वो सिद्धांत है जो देश के शासन के लिए मूलभूत माने गए हैं। मूलभूत, लेकिन इन्हें अदालत में लागू नहीं करवा सकते हैं ना, मौलिक अधिकारों की तरह। सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अनुच्छेद 37 कहता है कि ये देश के शासन में मूलभूत है और कानून बनाते समय इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इनका लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, जहां सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र हो। तो ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक विजन देते हैं कि भारत को कैसा बनना चाहिए। कुछ उदाहरण दे सकते हैं इनके? हाँ, कई हैं। जैसे अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य अपनी नीति ऐसे बनाएगा कि सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन मिले, संसाधनों का बंटवारा ऐसे हो कि सबका हित हो, और स्त्री पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। समान काम समान वेतन, ये तो बहुत जरूरी है। जी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करने को कहता है। UCC, हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। अनुच्छेद 45 पहले 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात करता था। अब 86वें संशोधन के बाद ये 6 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, स्वास्थ्य सुधारने और नशीले पेयों पर रोक लगाने की बात करता है। पर्यावरण के लिए भी कुछ है? हाँ, अनुच्छेद 48A जो बाद में जोड़ा गया, पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये भविष्य के भारत का एक खाका तैयार करते हैं। एक तरह से हाँ, ये बताते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। और फिर भाग IVA में मौलिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, ये तो बाद में जोड़े गए थे। जी हाँ, ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। कहाँ है ये संविधान में? ये अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। शुरू में 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से एक और जोड़ा गया, शिक्षा वाला। तो अब कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये किसके लिए हैं? क्या ये भी DPSP की तरह गैर न्यायोचित हैं? हाँ, ये केवल नागरिकों के लिए हैं। और निदेशक तत्वों की तरह ही ये भी गैर न्यायोचित हैं। मतलब इन्हें ना मानने पर कोई कानूनी सजा नहीं है। ये ज्यादातर नैतिक जिम्मेदारियां हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं ये? कुछ मुख्य बता सकती हैं? जैसे संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना। हाँ, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करना, धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे होना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।
पर्यावरण की रक्षा भी है इसमें। जी, हमारी सामाजिक संस्कृति की